ऐसा कहना मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम कह पाएंगे कि 100 शहर स्मार्ट हो गए। स्मार्ट बहुत काम हुआ है इन शहरों में, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी की गई हैं, लेकिन ज़रूरतें बदलती भी रहती हैं। तो इन शहरों को कोई ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि ये कह सकें कि अब हमारे यहाँ कोई करने को कुछ बचा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन शहरों में हमको वो ताकत निर्मित करनी है और हम वही प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा परिस्थिति के अनुरूप काम करते रहें। जनता के जो प्रश्न नए नए निर्मित हों उसके लिए रिस्पॉन्सिव बन पाएँ, हर नई परिस्थिति के लिए अडेप्टिव तरीके से काम कर पाएँ, जिससे कि नई चुनौतियों को वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाएँ। ये 100 शहरों में आज जो ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी है। इन शहरों में अच्छा काम हुआ है। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा हेतु यही है कि यहाँ देश भर से बहुत सारे शहरों से मेयर, कमिश्नर, राज्य सरकार के अधिकारी वगैरह आए हैं। यहाँ जो काम देख के जाएंगे वो अपने शहरों में वो फिर रेप्लिकेट करें, इनसे सीख के वहाँ कुछ और नया करें। तो आप जो कह रहे हैं कि 100 शहरों में हो गया, बाकी क्या, तो उसकी यही शुरुआत है। और इसका आप देखेंगे कि कई सारे राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, इन राज्यों ने अपने अपने स्मार्ट सिटी मिशन तैयार करने शुरू कर दिए। तो ये सारी लर्निंग्स हमारे मिशन से जा रही हैं, और न सिर्फ इन 100 शहरों का, क्योंकि इन लर्निंग से, नए कार्यक्रमों से, इन एग्जीबिशन से, इस एक दूसरे के साथ शेयरिंग के माध्यम से और शहरों को भी स्मार्ट बनाने का काम हो रहा है। हम इंदौर में बैठे, देश का सबसे साफ शहर है। इंदौर की बात करूँ 2005-6 के आसपास में BRTs बनाने के लिए हमारा डेलीगेशन से इसको आपको एक प्रोसेस की तरह देखना पड़ेगा। कभी भी हम BRT को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक प्रोजेक्ट हमें करना है, पर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़नी ज़रूरी है। BRT चलना है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉलिसी बनानी ज़रूरी है। BRT चलना है तो कम क्वालिटी के बसेज आने ज़रूरी है। BRT चलना है तो आपकी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस के साथ, वो भी सक्षम होनी ज़रूरी है। तो एक मल्टी फैसेटेड रोल होता है किसी प्रोजेक्ट का, जो कि स्मार्ट सिटी कंपनी बनने के बाद में, क्योंकि इससे हर डिपार्टमेंट के लोग जुड़े, एकत्रित तरीके से प्लानिंग की गई, तो वो अब सक्सेसफुल हो पाए। अगर हम इसको सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट की तरह देख रहे होते तो उसमें बाकी चीज़ों में डिफिकल्टी होने से वो प्रोजेक्ट टफ नहीं होता। तो चीज़ कोई गलत सही नहीं होती है, किस तरह से की जाए, कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इंटीग्रेटेड अप्रोच से की जाए, उसमें उसका सक्सेस निश्चित होता है, जो कि BRT इंदौर में हो पाया है। अगर हम बात करेंगे 2018 के बाद तो लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जहाँ स्मार्ट सिटीज़ बनी है वहाँ पानी की समस्याएं कम हुई, अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, ट्रैफिक पे काम हुआ है। किस तरीके से देखते हैं और कितने संतुष्ट हैं अभी तक के कामों की, और आगे क्या देख रहे हैं? मैं अगर व्यक्ति करूँ तो इस तरीके से बात करूँ तो मैं मतलब इसका विवरण शायद मैं शब्दों में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 2014 में जब मैंने पुणे में महापालिका आयुक्त का पद संभाला था, तब से लेके 2018 तक पुणे में था। उसके बाद यहाँ सतत इस मिशन से जुड़ा हूँ, तो इसके प्रवाह को मैंने बहुत करीब से देखा है, और ये बहुत ही एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इतने सारे तरीके के नए नए हीरोज इसमें निकल के आए हैं, इतने तरीके के लोगों ने इससे जुड़े हैं, इतने तरीके के काम हुए। आप खुद अगर इस एग्जीबिशन को देखेंगे तो आप बातों को समा नहीं पाएंगे अपने दिमाग में कि इतनी सारी विविधता इसमें है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमने इसमें सभी शहरों को एक ऑटोनॉमी दिया कि आप अपने डिसीजंस खुद लें। इसमें किसी तरह के निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिए, राज्य सरकारों ने लिए। शहरों ने डिसाइड किया कि हमें ये करना है, और जब हर शहर ने अलग अलग डिसाइड किया तो उसमें विविधता आई, और क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया उसमें आत्मीयता भी आई, और ज़रूरतें जो है वहाँ की भी उसी के ऊपर डिसीजंस हुए, इसलिए ज़रूरतें भी पूरी हुई। सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जब स्थानिक निकायों को, स्थानिक लोगों को, कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाता है निर्णय लेने, तब इस तरह की विविध सक्सेसेस देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रवाह है। अगले 20-25 साल अमृतकाल, जो हमारे 2047 तक हमारी शहरी आबादी लगभग दोगुनी होने की संभावना है, तो इसमें इस तरह का काम और भी बहुत ज़ोर शोर से करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे शहर जो हैं लोगों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ करना दे पाएँ, और आर्थिक विकास जो हमारे देश को डेवलप कंट्री बनना है, उसके लिए शहरों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये स्मार्टिफिकेशन जो है ये अभी निरंतर हमें करते रहे।
initially the number one challenge was because the awards were declared very late, so we were only left with 1.5 months to do all the planning and everything. Plus, there were all the cities who won their best projects, and there were some cities who won best zonal cities also. तो उन सब से कोऑर्डिनेट करना, उन सबको समझाना कि क्या हमारा थीम है. एवरीबडी वाज मेकिंग देयर ओन मॉडल्स, बट उनके मॉडल्स को पूरा एक मतलब यूनिफॉर्मिटी देना. एंड देन वी हैड आवर वेंडर्स हु वेंट टू देयर प्लेस, डिजाइन देयर मॉडल्स, डिजाइन द कॉन्सेप्ट, केम बैक एंड डिजाइन देयर मॉडल्स हियर. तो जितने भी मॉडल्स अभी यहाँ पर हैं, इवन स्टॉल्स हैं, दे आर ऑल डन बाय इंदौर वेंडर्स मोस्टली. So that's incredible in a yes, small span of in a time, small right? span of 1.5 months. The conceptualization was done by the cities and the states, but the models and the stalls were made mostly by Indore vendors. So when I talk about smart city, so it's a smart word. Like, you know, people have the new approach, new technology, awareness, everything. Does it come with a bit of a competitive spirit, and that leads for its success? Like, मैं अगर देखूंगी सूरत कुछ अच्छा कर रहा है, इंदौर चाहेगा सूरत जैसा भी करे. बट एक बात और भी होती है कि इंदौर खुद से भी कंपटीशन करता है कि मैं पहले कैसे थे और नाउ वी आर. So how you take this whole concept of smart city? So the concept for smart city was to instill a kind of new ideas into the mainstream urban development. So urban development generally is it's thought to be very mundane and thought to be very dry, but there are lot many things to do, very huge scope of innovations is there in urban sector. So keeping that thing in mind, they have decided that we should at least pick up few cities who can break the normal trajectory of growth and go for the non-linear approach, and then think something which is out of the box. So with that idea, they started with 100 selected cities. And yes, obviously, when every city is being named as a smart city, and they were given a very blank canvas and a very huge canvas to do things. So they did things on their own and according to their own will. That instilled a little bit of competition among themselves, which was good. It was healthy competition as per se. So a healthy competition was instilled through this smart city, I would say. Sir, I have seen few topics when it comes to smart city. Usually हमें लगता था कि smart city means development हो रहा है, that is smart. But when you go into the study of what it takes to be a smart city, it is heritage restoration Yes. also, it is sanity also, sanitation also, it is then solid waste management also. It is like a lot of things, not Yes. just a one particular thing. Standard of living लोगों की बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सके होता है. How these graphs and bars are decided that this city needs such kind of implementation for upgrading their quality of life? Okay. So the word smart, as I would define, is making anything more efficient and better. So it can be anything. It can be sanitation, it can be sewage, it can be water, it can be roads, it can be infrastructure, it can be social infrastructure, it can be gardens, it can be greenery, it can be ecological responsibilities, anything. Whatever we can do better and in an efficient manner is a part of smart city. So it is a very, very huge and a wide space to work upon. And how we decide what field and what sector to choose, well, it depends upon what sectors need the most of the improvement. At sometimes we decide on a basis that what we can achieve earlier. Sometimes resource also play a role, what resources we have, and then we decide what sector to choose first and go and prioritize accordingly. And the end aim is to make the city a better living place and to raise the standard of living of those who are citizens of the cities. So we are pioneers in cleanliness, Swachh Bharat. What next? What next is Indore considering as in getting into this pioneer thing? So Indore never stops. So Indore has already made its mark in Swachhata. Now we have moved ahead into being more environmental friendly, and स्वच्छता के डोमेन को बढ़ा के हम लोग environmentally कैसे स्वच्छता को expand कर सकें. स्वच्छता केवल जो दिख रही है cleanliness we can see, we can feel, उसके beyond climate में कैसे हम स्वच्छता ला सकें उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. We have already declared, our honorable Chief Minister sir has already given us a task that Indore should be the next solar city. Oh. So we are planning it on a big way. We will be launching many programs for people in which they can have. We are designing portals also in which they can directly decide
how much amount of solar energy they need, how they can get it, what kind of vendors they can approach, and how we can reduce the environmental footprint of Indore. We recently, on 22nd of this month, we celebrated No Car Day in Yeah, Indore. yeah, that was So, very unique. Yes, that was a kind of initiative that we have taken in making Indore more environmentally sustainable. दो तरीके से हमने ये इस जगह का पूरा जो अगर आप देखेंगे जो यहाँ का लेआउट है, एक जानकारी आपको मिल रही है एग्जीबिशन के माध्यम से, और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे ये जो हम देख रहे हैं, ये जो आउटपुट्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या रहा है। तो जो सबसे अच्छी जर्नीज होती हैं, वो सबसे अच्छी जर्नीज वो होती है जिसकी की मंजिल भी इतनी खूबसूरत होती है जितना कि रास्ता। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल कैसी भी हो उसका मज़ा अपना अलग ही होता है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन ऐसी एक जर्नी रही है जिसमें कि जो रास्ता है और मंजिल है वो आप देख रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को, वो मंजिलें हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के रास्ते जो है कठिन रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या रहे हैं उसके बारे में हमको थोड़ा सा एक 15 मिनट यहाँ पे जो है कुछ जो लर्निंग्स निकल के आई हैं। मैं स्लाइड्स बहुत हैं इसमें, मैं कुछ स्किप करता जाऊँगा क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट या बहुत सारा आपको मैं डेटा नहीं देना चाहता हूँ। ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मिशन क्या है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें है। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं जोड़ के बनती हैं, जो स्मार्ट हम शब्द यूज़ करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि स्मार्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट में इंक्लूडेड हैं। अब है क्या ये स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम? अगर आप देखेंगे तो 4 मूल प्रिंसिपल्स हैं इसके। किसी भी शहर में जब हम स्मार्ट सिटीज़ पे काम करेंगे तो ये 4 चीज़ें हमारी जो है इन गाइडिंग कोर प्रिंसिपल्स निकल के हमारे सामने आई हैं। एक आप देख रहे हैं कि हाउ डू यू क्रिएट मोर फ्रॉम लेस, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज, अच्छा भी काम हो और सस्ते में भी हो, अफोर्डेबल हो। आप सभी के हाथ में ऐसा एक डिवाइस है जो कि इस शब्द को बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाता है, वो है मोबाइल फ़ोन। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी मोबाइल है और गरीब आदमी के पास भी मोबाइल है। वो अफोर्डेबल डिवाइस है और एक्सेलेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का। तो ये मोबाइल फ़ोन का इक्विवेलेंट है घर के मामले में। अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसी तरह से अफोर्डेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्सेलेंट भी हो, इसी तरह से पानी की व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तरह के इसमें जो है मॉडल्स हैं। अब आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि छोटे और बड़े शहरों में काम जो हुआ है लगभग सेम स्पीड से हुआ है। कई बार हम बोलते हैं कि बड़े शहरों की महानगर पालिकाएँ बहुत सक्षम होती हैं और छोटे शहरों की महापालिकाएँ कमज़ोर होती हैं। बात सही भी है क्योंकि उसमें स्वाभाविक सी बात है। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन में जो SPVs बनाए गए उससे एक बात सामने आ रही है कि SPVs बनाने से शायद जो ये डिफरेंस था कैपेसिटी में वो लेवल आउट हो गया है और सारे SPVs लगभग सेम कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग निकल के आती है कि हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन करने से फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ये आज हम लोग जो है 4-5 शहरों में देख रहे हैं, ये मॉडल्स जो बन के निकल रहे हैं, ये आगे जाके हमारे देश में ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। तो ये बहुत ही कीनली हमको वॉच करना है। यहाँ पे रांची का मॉडल लगा हुआ है, राजकोट का मॉडल अंदर दूसरे पवेलियन में है। ये सभी ग्रीन फील्ड तरीके से शहर विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस चार्ट में देखेंगे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, शहर में अलग अलग एरियाज़ को लेकर उन पे फोकस डेवलपमेंट करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो 2-4 शहरों में हमने स्टडी किया और ये निकल के आया कि वहाँ पे लैंड प्राइसेस, रियल एस्टेट प्राइसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है और एक इंडिकेशन है। और इसको हम लोग अब फर्दर रिसर्च करने वाले हैं। हम लोग कुछ IITs के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं जो कि 3-4 महीने में समाप्त हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट और भी हमको अच्छे तरीके से बताते आएंगे। एक पहले
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लर्निंग है कि जितना हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। कोविड से पहले कोविड की दुनिया हमें पता नहीं थी, क्या होगा पता नहीं था। अगर कोई आपसे और दूसरी परिभाषा पूछता है स्मार्ट सिटीज़ की, तो मेरी परिभाषा सबसे सिंपल परिभाषा ये होती है, वो शहर जो समय और परिस्थिति के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए और अपने नागरिकों को उनके ज़रूरतों के हिसाब से रिस्पॉन्स दे पाए, वही स्मार्ट सिटी है। और ये परिभाषा ऐसी है कि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। जो शहर उनको अडाप्ट करता जाएगा वही स्मार्ट सिटी है। ये संस्थाएं बनानी पड़ती हैं हमको, ये संस्थात्मक तरीके से इस चीज़ को हमको आगे ले जाना पड़ता है। हमको कोविड में ये देखने को मिला। एक और बहुत बढ़िया बात निकल के आई है कि हमारे हर शहर में धरोहर है। जैसे कि हमारे पास ट्रेजर अपने घर पे है और हम बाहर खोलने चले हैं, इसी तरह से हमारे हर घर में, हर शहर में ट्रेजर्स छुपे पड़े हैं। हम उनसे उस शहर का पूरा नया कायाकल्प कर सकते हैं। उज्जैन का ये जो डेवलपमेंट है, आप में से कई लोग शायद आज जा भी रहे होंगे, ये बहुत परफेक्ट उदाहरण है कि एक प्रोजेक्ट पूरे शहर की दिशा बदल सकता है। आज वहाँ टूरिज़्म 7 गुना बढ़ा है। जहाँ पे एक दुकान 10 लाख रुपए में जाता था, बिकता था, आज वो 1.5 करोड़ में जाता है। इसका मतलब 15 गुना वहाँ पे अप्रिसिएशन है। वहाँ तरह तरह के टूरिज़्म में और इंडस्ट्रीज़ में और अनेक तरह की चीज़ों में जिन्हें बढ़ावा मिला है सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से। इसलिए अपने अपने शहरों के जो धरोहर है उनका विकास करना बहुत ज़रूरी है। इट वुड लीड टू अ ग्लोरियस फ्यूचर। दूसरा, ये सब तभी संभव है कि हम नागरिकों को केंद्र बिंदु पर रखें। जिन जिन शहरों में अच्छा काम हुआ है और जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि ये सबसे स्वच्छ शहर है या सबसे स्मार्ट शहर है। ये सोचने की बात है कि एक ही शहर स्वच्छ भी कैसे हो गया, स्मार्ट भी कैसे हो गया, हर चीज़ में एक कैसे आ गया। तो उसमें कहीं तो भी एट द कोर कुछ और चीज़ होगी जो कि हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की जनता और प्रशासन में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति इस शहर को आगे लेके जा रहा है। इंदौर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट और यही स्मार्ट सिटी से निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कई बार किसी प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट के तरह से देखते हैं। हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया या नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट ही नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट डेवलपमेंट की बात की गई है, स्ट्रीट डेवलपमेंट करना क्या एक रास्ते को बदलना होता है? नहीं, इसके पीछे पॉलिसी बनानी पड़ती है, इसके पीछे रास्तों के गाइडलाइंस की पुस्तक निकालनी पड़ती है, इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस, RTO, कलेक्टर, स्मार्ट सिटी, म्यूनसिपल कमिश्नर, दुनिया भर की जनताओं को इकट्ठे आके डिसाइड करना होता है कि हमारे शहर के भविष्य में रोड कैसे होंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसको स्वीकारना पड़ता है। तो इसमें लेजिस्लेशन भी है, नियम भी हैं, पॉलिसी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इसलिए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नहीं समझना चाहिए, इट हैज़ टू बी सीन इन द होलिस्टिक थिंग। और तभी जाके कहीं पे BRT सक्सेसफुल होती है, कहीं नहीं होती। लोग कहते हैं BRT खराब है, कुछ शहरों में BRT ने ही सारा कुछ संभाल रखा है। फ़र्क BRT का नहीं है, फ़र्क BRT को प्रोजेक्ट की तरह से देखने का है और एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पैकेज की तरह से देखने का है। जब पूरा पैकेज डिलीवर किया जाता है तो काम यशस्वी होता है। जब पैकेज में से प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, ना उसके अलावा किसी का कोऑर्डिनेशन है, ना कोई नियम बनाए गए हैं, तो वो फेल हो जाता है। और हम दोष BRT को देते हैं, BRT को दोष देना नहीं है, देना उस तरीके को जिससे वो किया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन यूथ। हमारे देश में बहुत यूथ की संख्या है। अगर इस शहर देखें तो 30 से 40% लोग 25 वर्ष के कम आयु के लोग हैं। ये उस शहर के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं। इस तरह से हम उसकी एनर्जी, आज अगर आप देखेंगे इस एग्जीबिशन को खड़ा करने में भी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे वॉलंटियर्स का हाथ बहुत ज़्यादा है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। हर शहर में इंटर्नशिप होनी चाहिए, फेलोशिप होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल यूथ अपने शहर से जुड़ना चाहिए। हम जब कॉलेज में थे तो सबसे बड़ा हमारा फैशन होता था सरकार को, समाज को गाली देते रहना, और मतलब एक तरह से हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव माइंड विकसित करना बड़ा मुश्किल होता है और इसी में मज़ा आता है कि दूसरे को हम दोष दे रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिवली शहर के दिशा में, शहर के डेवलपमेंट में काम में लेके आए तो शहरों का कायाकल्प हो सकता है।
हमको बहुत बड़े बड़े तंत्रज्ञान वाले एक्सपर्ट्स बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे शहर की ही ताकत है जिसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो है एक्टिव लिविंग, यहाँ भी देखेंगे कि कई लोग साइकिल चला रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। ये सब हमारे को लगता है बहुत इनोवेटिव चीज़ है। जैसे कि आज सोलर एनर्जी बहुत इनोवेटिव है, जबकि सबसे पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी इस दुनिया में अगर कोई है तो सोलर है। सबसे पुराने सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर कोई दुनिया में है तो वो वॉकिंग और साइकिलिंग है। आज वही इनोवेटिव हो गए हैं, गाड़ियों ने सबको जो है उसको टेक ओवर कर लिया है। आज अगर आप उन देशों की तुलना करेंगे जहाँ लोग ज़्यादा चलते हैं और साइकिलिंग करते हैं, बाकायदा कि उन देशों में जहाँ लोग कार से चलते हैं, आप सबको जान के हैरानी होगी कि हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि देशों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज आयु है, वो बढ़ती जानी चाहिए। अमेरिका जैसे देश में पिछले कई वर्षों से एवरेज आयु कम हो रही है, और इसमें कोई वो ये नहीं, अमेरिका एक सबसे ज़्यादा कार डिपेंडेंट कंट्री है। कारों के वहाँ बिना आप जा नहीं सकते थे। वैसे ही हॉलैंड हो, डेनमार्क हो, इन जगहों पे साइकिल और वॉकिंग का ज़्यादा प्रयोग है, और यहाँ पे एवरेज आयु बहुत बढ़ रही है। अमेरिका की एवरेज आयु कम हो रही है। इसलिए हमको कौन से देश को फॉलो करना है, कौन से मॉडल को फॉलो करना है, ये देखने की ज़रूरत है। और इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा किसी को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एम्स्टर्डम का उदाहरण दूँगा। वहाँ अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने में गाड़ी से 16 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने शहर ऐसे बनाया है कि उस एक जगह से दूसरी जगह जाने में साइकिल से आपको 8 मिनट लगेंगे। तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि जो गाड़ी उठाएगा 16 मिनट लेके जाएगा, वो साइकिल से चला जाएगा। एक तो एक्सरसाइज हो गई, दूसरा आधे समय में पहुँच गए। अब ये आधे समय में पहुँचना है तो शहर की डिज़ाइन वैसे बनानी पड़ती कि गाड़ी का लंबा रूट हो, साइकिल का शॉर्टर रूट हो। हम उल्टा बनाते हैं क्योंकि हमारे सारे नियम बनाने वाले लोग गाड़ियों में चलते हैं, इसलिए अपनी सुविधा को पहले ध्यान में रखते हैं, बाद में जो है दूसरे की सुविधा देखते हैं। अगर ये कर दिया होता तो हमारी वायु भी स्वच्छ होती, हमारे बच्चे भी स्वस्थ वातावरण में रहते, हम सभी एनर्जी से परिपूर्ण रहते, हम एक्टिव लाइफ जी रहे होते। और कई चीज़ें एक्टिव लाइफ जीने से अगर आज आप देखें, जैसे मेरे खुद के बच्चे भी जो है, नीचे सब्जी की दुकान है लेकिन ऑनलाइन सब्जियाँ मंगाते हैं। जो एक्टिव लिविंग करते हैं, साइकिल और वॉकिंग करते हैं, वो फ्रेश सामान लेके आते हैं। कई सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, एक बात जो है समझने की बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी शब्द से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हीरोगिरी का काम है, इसको करना मतलब बहुत ग्लैमरस है, कोई बड़े मॉल बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगे। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत गट्स का काम है, बहुत करेज का काम है, और बहुत विजन का काम है, और बहुत कंटिन्यूअसली लगे रहने का काम है। इसमें लोगों से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें भी करनी होती है, समझाना भी पड़ता है, साथ में काम करना पड़ता है। इसमें हर तरह की वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि बहुत कठिन होती है। इसलिए स्मार्ट सिटीज़ में बहुत मेहनत, जुझारूपन चाहिए। ये सिर्फ रातों रात में कोई स्विच दबा दिया और स्मार्ट सिटी बन जाएगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, शहर हमारे सभी के लिए बनने चाहिए। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन। आज यहाँ पे ही कई सारे ऐसे लोग रह रहे हैं इंदौर में, जो इंदौर में नौकरी नहीं करते, वो करते हैं नौकरी किसी कंपनी में जो कि मुंबई में है या लंदन में है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब वर्क फ्रॉम होम का एग्जाम्पल है तो मैं क्यों चाहूँ कि मैं मुंबई में ही रहूँ जहाँ पे मुझे 2-2 घंटे जो है ट्रैफिक में बिताने पड़ते हैं। मैं गोवा में रह लूँगा, मैं इंदौर में रहूँगा, मैं सबसे बढ़िया शहर खोलूँगा, वहाँ से काम करूँगा, सिर्फ वहाँ मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो जिस शहर से ऐसे क्रिएटिव लोग बाहर जाने लग जाएंगे, वो शहर डूबने लग जाएंगे। इसलिए शहरों में आवश्यक है कि क्या हमारे यहाँ पे हर तरह के लोगों के लिए सुविधा है। नहीं तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग अगर नहीं हैं, अगर हम जेंडर कॉन्शियस नहीं है, तो विमेन विल वांट टू गो टू सम अदर सिटी। आपके यहाँ क्रिएटिव लोग नहीं आना चाहेंगे। हर तरह के समाज के लोगों को इंक्लूड करके काम करना स्मार्ट सिटीज में बहुत ज़रूरी है। आगे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों को जितना बोला जाए उतना कम है। स्मार्ट सिटीज़ में कई लोग एक प्रश्न उठाते हैं कि ये महापालिका का काम नहीं है, कहीं हमारे स्मार्ट सिटी का काम नहीं है, राज्य सरकार का काम है। काम किसी का भी हो, शहर का नुकसान और फ़ायदा जिसने भी देखना है उसने ये 2 क्षेत्रों पे काम करना है। यही लोग हैं जो वापस जाके शहर का विकास करेंगे। इसलिए इनके स्वास्थ्य और
एजुकेशन पे पढ़ देना जरूरी है। PPPs, इतने सारे एरियाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकते हैं, जितने भी आप यहाँ मॉडल देख रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ हम खुद से करें। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सोर्स है हमारे देश में डेवलपमेंट का। प्राइवेट सेक्टर को हमें पार्टनरशिप में लेके काम करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ काम करके आने के लिए खुशी से राज़ी होगा। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को डंडे के जोड़ पे जो है वहाँ पे पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप हमेशा दोनों तरफ से होती है और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। PPP से बहुत सारा विकास संभव। नेक्स्ट, फिर शासन व्यवस्था सिर्फ सरकार और प्रजा ये नहीं रह गया। अभी सरकार कौन है ये बताना बहुत कठिन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्री है, NGOs है, सिविल सोसाइटी है, RWAs हैं, अनेक संस्थाएं हैं। जैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो कंप्यूटर एसोसिएशंस हैं। ये सभी शासन व्यवस्था का भाग हैं। जब तक हम इनको शासन व्यवस्था का भाग समझ के इनके साथ पार्टनरशिप मोड में काम करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बड़े चेंज शहरों में नहीं आएंगे। इसलिए गवर्नमेंट इज नॉट गवर्नमेंट प्लस सिटीजन, इट इज गवर्नमेंट एंड सिटीजन। गवर्नेंस इंक्लूड्स एवरीवन। एक दूसरे से लड़ना लर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका है। किताबों में लर्निंग नहीं छूटी। हम जितने भी अर्बन प्लानिंग पे PhD कर लें, जितने भी जो है, अगर हम स्विमिंग में PhD कर लें और कूद जाएँ नदी में तो भगवान ही हमारा मालिक होगा। उसी तरह से स्मार्ट सिटी के PhD करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से खुद काम करिए, जब हम सक्सेसफुल हुए दूसरे से शेयर करिए, जिसका दूसरे का सक्सेस हुआ वो लर्न करिए। आपस में लर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसीलिए ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ होना, उससे क्या क्या हो सकता है, इसके लिए अनेक उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण पहले हम जब देते थे तब विदेशों से ला के कट पेस्ट करते थे फ़ोटो। अब ये सारे फ़ोटो इंडिया के, ये सारे उदाहरण अपने देश के, और ये यहाँ बैठे हुए आप ही लोगों ने बनाए हैं। मैं आपकी तरफ से वर्णन कर रहा हूँ। इसीलिए आज सुबह एक पत्रकार भी मुझसे बात कर रहे थे कि सर, इंदौर में जब BRT का वो समय आया था तब हम लोग बगोटा गए थे देखने के लिए कि BRT कैसे बनाना है। आज सर ऐसी हालत हो गई है कि बाहर से देशों से 15-15 डेलीगेशन हमारे पास साल में आ रहे हैं, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इंदौर का BRT देखने आते हैं। तो ये बदल हुआ है। और ये बदल इसलिए भी मतलब ताली बजानी चाहिए, इसलिए ही नहीं कि ये बदल हुआ है, इसलिए भी बताना चाहिए क्योंकि हर देश का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। वहाँ पे, यहाँ मैं भले ही एम्स्टरडैम का उदाहरण दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एम्स्टरडैम में जो सोल्यूशन काम करेगा यहाँ कर ही जाएगा। वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की विकास की अभी की परिस्थिति अलग है। लेकिन यहाँ के मॉडल्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे। यहाँ के मॉडल जब डेवलप होंगे तो वो हमारे बाकी शहरों में, अगर इंदौर ने कुछ बनाया हो सकता है सतना में भी चल जाए, सतना ने कुछ बनाया है बेलगावी में चल जाए। तो वो अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो फेज़ है, एक बार सारे क्षेत्रों में हमारे कुछ मॉडल्स डेवलप हो गए फिर वो एक वाइल्ड फायर की तरह हर जगह स्प्रेड होंगे। ऐसे हमें कुछ नेक्स्ट, ये सारे तरीके हैं। पहले हमने दिखाया किस तरह से टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होती है, अब इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, लोगों को जोड़ने में काम आ सकती है टेक्नोलॉजी, अपने गोल्स को मॉनिटर करने के काम में आ सकती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट के क्षेत्र में मैं करीबन 10 साल से अर्बन डेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। 2014 में म्यूनिसिपल कमिश्नर बना, 2018 में निकला, फिर यहाँ हूँ। क्लाइमेट का नाम तो हम सुनते थे, क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर महानगर पालिकाओं में 10 साल पहले कोई बात भी करता था ऐसा मुझे याद नहीं है। आज न सिर्फ बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज में कौन से चीज़ों पे हमें काम करना है, कौन से एरियाज इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हमारे गोल्स मीट कर रहे हैं, इस पर सारे सिटीज़ लगभग क्लाइमेट प्लान्स बना चुके हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बने हैं, क्लाइमेट असेसमेंट उनका होता है, उनको पता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे काम करना है। तो ये जो नेशनल लेवल पे सारे शहर एक साथ कोलैबोरेट करके क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, ऐसा कोई दूसरा टेम्पलेट किसी देश में है ही नहीं। UN ने इसको अभी COP में पुरस्कार के लिए भी जो है शॉर्टलिस्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे देश में हो रही है, जो कि बाहर से जर्मनी,
जिन देशों का मैंने पहले नाम लिया, डेनमार्क वगैरह, वो भी आके देखते हैं और इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, बीइंग प्रिपेयर्ड इज बीइंग स्मार्ट। कई सारे शहरों में आपत्तियाँ आती हैं और एक आपत्ति शहर को कभी कभी 10 साल पीछे ले जाती है। इसलिए बीइंग फ्यूचर रेडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या होगा उसकी हमको एक संभावना देख के उसकी तैयारी करके रखना, ये स्मार्टनेस में बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप आज के डेट में बहुत बढ़िया हैं और अचानक से एकदम से जैसे जापान में आपको याद होगा इस सुनामी जब आई थी, पूरा देश बहुत पीछे चला गया था। कई सारे राज्यों में, देशों में ऐसा हो चुका है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फिर आपका जो है लोकलाइजेशन, स्मार्ट सिटी मिशन के सक्सेस की सबसे बड़ी अगर कोई एक कारण रहा है वो ये रहा है कि इसमें सारे निर्णय लोकली लिए गए हैं। यहाँ बैठे हुए जितने भी शहरों के लोग जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो ये कभी नहीं बता पाएंगे कि उनका एक भी प्रोजेक्ट हमने बैठ के दिल्ली में फाइनल किया हो। वो सारे प्रोजेक्ट लोकली बने, लोकली डिसाइड किए गए, लोकली बनाए गए, लोकली इम्प्लीमेंट किए गए, जिसके कारण से ओनरशिप बढ़ा, एक आत्मीयता बढ़ी, ज़रूरतों जो है उनके ऊपर फोकस रहा। इसी कारण से जो है वहाँ पे ये सारे आउटकम्स मीट हुए हैं। उसके बाद जो है इनोवेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हर शहर में मैं समझता हूँ आज के डेट में स्टार्टअप्स के साथ बहुत तगड़ा संबंध बनाने की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में जो है स्टार्टअप्स हैं, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ एक इनोवेटर उपस्थित है, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, जो हर शहर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाना चाहिए। कुछ शहरों में हो रहा है, उसका उदाहरण यहाँ पे दिया। नेक्स्ट, उसके बाद फोकस आउटकम्स पे रखना, ये बहुत बड़ी लर्निंग है स्मार्ट सिटी मिशन से। हम कई बार बात करते हैं शहरों में, अभी भी बात करते हैं कि हमने इतने करोड़ के प्रोजेक्ट किए, इतने प्रोजेक्ट किए। मुझे याद है एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मेरे साथ में एक स्मार्ट सिटी फेलो इंडिया लड़का है वो बैठा था। उसमें यही अनाउंसमेंट हो रहे थे कि इतने करोड़ के इतने पानी के प्रोजेक्ट हो गए, ये हो गए, वो गए। वो उससे पूछता है सर यहाँ पे इतना तो अनाउंस करते हैं कि इतने करोड़ के पानी के प्रोजेक्ट हो गए, लेकिन ये क्यों नहीं अनाउंस करते कि इस प्रोजेक्ट से पानी आया कितना है? तो क्योंकि वो सबसे कठिन काम है। तो इसलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उससे एक्चुअल आउटकम मीट हो रहा है। वो आउटकम मीट नहीं हो रहा है तो कितना भी वो गौरवशाली चीज़ हो उसको करने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा आउटकम पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आउटकम मेजर करने के अलग तरीके हैं, आप भी अपने तरीके डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। कई लोग पूछते हैं सर कितने शहर स्मार्ट बन गए। स्मार्ट बन गए का मतलब है कि हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पे जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कल परिस्थिति फिर बदलेगी, कल फिर आपकी स्मार्टनेस की टेस्ट होगी। तो आज कोविड था, कल कुछ और होगा। आज रशिया यूक्रेन वॉर है, कल कुछ और होगा। कल की परिस्थिति जब आएगी तब आप उसको मीट कर पाते हैं कि नहीं, उस समय आपकी स्मार्टनेस टेस्ट होगी। इसलिए स्मार्टनेस हमेशा एक जर्नी रहने वाली है, कभी डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक बहुत कठिन रास्ता है लेकिन बहुत हसीन रास्ता भी है। मंजिल भी है लेकिन मंजिल अस्थिर मंजिल है, स्थिर नहीं है। हर दिन नई मंजिल की तरफ हमको पैर बढ़ाते जाना है, इसलिए इसमें सतत काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये जो फोटो है इससे मैं इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करूँगा। बहुत ही सिंपल फोटो है लेकिन यही दिखाता है कि स्मार्ट सिटी है क्या। ये बुजुर्ग व्यक्ति ज़ेब्रा क्रॉस कर रहे हैं, हाथ में केले वगैरह हैं इनके, बेझिझक बिना डरे कि यहाँ का ATMS सिस्टम है या जो भी है वो गाड़ियों को देखिए सभी ज़ेब्रा के पीछे खड़े हैं। ये परिस्थिति जब हमारे शहरों में आ जाएगी, बहुत बड़े ग्लैमरस बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत चकाचक सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। ये सेंस, इस तरह की प्रवृत्ति केंद्र बिंदु में सामान्य नागरिक जब आ जाएगा तब स्मार्ट सिटी बन जाएगी। यही मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सबको देना चाह रहा था। धन्यवाद। Hello. Thank you, sir. So I'm an example of the startup. मैंने 2019 में सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था। एंड आपकी जो नीति है सरकार की, तो स्टार्टअप से स्मार्ट सिटी का सफर। तो मेरा स्टार्टअप है कि इंदौर स्मार्ट सिटी में हमने इंडिया का पहला 2 व्हीलर मैकेनिकल पार्किंग बनाया और अब नागपुर में विश्व का सबसे बड़ा मैकेनिकल पार्किंग बनाने 2 व्हीलर का। So that I really appreciate and thanks to our environment to create step by step ecosystem. तो स्टार्टअप मतलब जो इनोवेशन कर रहे हैं वो स्मार्ट सिटी जो इनोवेशन को कंज्यूम कर रहे हैं
सो एक इकोसिस्टम बनाए। दिस इज वन ऑफ द साइकिल, जैसे मल्टीपल साइकिल्स इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन का बोले, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोले, या चाहे वो स्मार्ट सिटी का बोले। सो दिस इज माई कॉन्टेक्ट एंड माई पॉइंट इज दैट सर व्हाट द नेक्स्ट इन स्मार्ट सिटी। तो आपका जो पॉइंट है वो काफ़ी बेस्ट है कि नेक्स्ट आने वाले चैलेंजेस के लिए हमें तैयार करना, दैट इज द नेक्स्ट स्मार्टनेस ऑफ द स्मार्ट सिटी। एंड नाउ माय पॉइंट इज दैट अभी हम सर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक ही तरह यूज करते हैं, वाई वी शुड नॉट गो विद द एवरी ऑब्जेक्ट शुड यूज मल्टीपल वे। तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर हम मैकेनिकल पार्किंग की बात करते हैं तो वही मैकेनिकल पार्किंग की स्पेस मॉर्निंग में योगा की तरह यूज हो, दिन में वो पार्किंग की तरह यूज हो, और शाम को वही फूड जोन की तरह यूज हो। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमने भी इंदौर में सजेस्ट किया है। और जैसे कि अहमदाबाद में खाऊ गली है, नागपुर में गांधी सागर है, और इंदौर में नदी है, इसके पास में ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे अभी किसी एक शहर में पहली बार डबल मल्टी स्टोरी बस पार्किंग बन रही है। मैं पूना से आता हूँ, पूना में म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कई सारे शहरों में है, जो हमारी बसेस होती हैं वो रास्ते पे पार्क होती है रात, क्योंकि डिपो की स्पेस खत्म हो गई है। और डिपो की स्पेस खत्म होने के बाद नई स्पेस लाना शहरों में सबसे कठिन काम है। लैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। कौन से शहर में कोई है यहाँ पे बता सकता है हम सिटी वेयर दे आर मेकिंग अ मल्टी स्टोरी बस पार्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये टेम्पलेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा था कि ये इंडिया में डेवलप हो रहा है, ये कुछ स्टार्टअप की एक्सपोर्टेशन करके वो बना रहे हैं। So my company name is Spark, and we are coming to the same. We are coming to for iBus. So in a single machine, we are giving a charging point and automatic car wash in a same machine. So चल that's बढ़िया। और सब लोग 5 मिनट का समय बचा है, तो कोई और कुछ बात पहुँच जाता है। सर ओनली वन लास्ट कैमरा भी हमें इसी तरह का है कि कैमरे का पावर हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट More than a question, I would ask you to reflect on your own journey. You know, हाँ जितने लोग हैं सभी जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से इस मिशन से। आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो आपने सीखा हो या आपको लगा हो कि ये बहुत बढ़िया होगा? benefited out of the whole project. For the creamy layer. And so anything below the lower middle class, everyone all the way down, has actually significantly benefited. So this experience, all these 100 smart cities, if I see India per se, 100 smart cities would probably have about 25% to 40% below the middle class. So what in your experience, who do you think has actually benefited the most? Or has it just been a uniform journey for everyone in terms of benefiting or different classes of the society among all the different? This is not a very easy question to answer because every city's context is different. You know, but mostly I agree with you because if you see the nature of projects, even though see this is the view again the beauty of the mission. कि अगर बाहर में आप विदेशों में स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप किसी से पूछेंगे तो स्मार्ट सिटी की परिभाषा वो ये लगे कि a smart city is a city which uses technology to improve the life of people. हमारे केस में ऐसा नहीं, हमने बेसिक सर्विसेज पे काम किया और बेसिक सर्विसेज सबसे ज़्यादा लो इनकम और लो मिडिल इनकम लोगों को लगती है, क्योंकि अगर एक कंपाउंड या गेटेड कम्युनिटी है वो अपना पानी की व्यवस्था वो सब कर लेते हैं, उनको सरकार की तरफ से नहीं मिला तो वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक स्लम देखेंगे या लो इनकम कम्युनिटी देखेंगे वहाँ टैंकर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्या वाटर सप्लाई सिस्टम इम्प्रूव होता है तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आर्थिक तरीके से भी और बेसिक सर्विसेज में भी। सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन बेसिक कॉमन नीड्स ऑफ सिटीजन्स। यू सी द ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट्स दैट आर सीन हियर of public space development. Coimbatore is here, lakes, riverfronts, parks, gardens. Now, if I am a rich person, I will go to malls and cinema theatres. But if I am a lower middle income person, I with my family will take a picnic to a riverfront, to a waterfront. So all these projects are inclusive, mostly benefiting average income individuals and families. Children, elderly, women, professionals, students, everyone alike. And the more such projects develop, the more ownership about this concept develops in the city. More people come and contribute as well. So that is a very important thing. We are doing some research with some other institutions as well on some projects. Like for example in Ujjain, the project I am talking about.
which has benefited all people who are associated with the tourism industry. Now, in some other place like Bangalore, maybe the benefits have gone to the software professionals more than anyone else. So you will have to see the differences will be there. I'll just follow the rule of 5. So I'll stick my points to 5 points each. Yeah. It's audible? Yeah. I think what is important for us to consider is when we talk about infrastructure, it's important for us to keep the perspective of 3. That is, 1, we take the physical infrastructure. Second, we talk about the digital infrastructure, and the third, the institutional infrastructure. I think this context needs to be set so that we are clear on the entire scheme of things. Now, coming to what makes this public-centric or what makes the success or outcomes achieved out of these infrastructure investments is there are, I generally follow the rule of 5. One of the first and foremost important thing is to actually keep the user centricity. So, as we are talking about public, most importantly, the user centricity is who is the end user needs to be kept in mind, and his requirements have to be kept in mind. That's the first and fundamental foremost thing that is to be done. But apart from that, I think we should not just end the buzz there. I think important is to make sure the whole stakeholder gamut is actually kept in blue. Like simple example I always give you is like, for example, if you are constructing a flyover and you are keeping the driver or the road user in mind, but if you forget the economics which is actually in and around the road, that is the shop establishments who are there in and around who are actually going to be impacted, if you don't keep them in mind, then you are creating a social unrest, right? So it is important that you need to take into account all the key stakeholders involved, both positively and negatively impacted, and also the stakeholders who are actually going to be implementing the project and maintaining the project as a whole. The third important thing is we need to make sure that the entire system is done in unison or an integrated way. So what do I mean by integration? You need to make sure that, again I'll come back to the same example of, let's say you are building a flyover, you need to make sure the people who are designing it, people who are implementing or developing it, constructing it, people who are going to operate it, and people who are going to use it, everyone needs to be kept in loop, and also the system needs to be integrated. People need to know how to maintain, let's say, steel bridge. So you need to make sure that you have a capability to use how to maintain that bridge also, right? At the same time, the space underneath the flyovers, if that need to be properly utilized, you need to know how that utilization needs to come in and how the policy needs to be put in place for the utilization of the space underneath the flyovers. So you need to make sure it's an integrated approach rather than isolated approach. The fourth important point is make sure the life cycle analysis is done. Don't look at only the construction cost, or don't look at only the limited time cost in terms of what the structure is going to be involved. You need to make sure the life cycle costs are actually considered when you are thinking about the cost and financing of the entire project. Last but not the least, make sure it is sustainable. What do I mean by sustainable? Sustainability in the sense, when you are creating an infrastructure, let's say if you are making sure a lake is rejuvenated in a city, what is important to make sure is, yes, you have rejuvenated, you have made it good, but after some time, after 1 month, if the lake is again back to its norm, and people around that are actually again back to normal, what is the use of it if you are not able to sustain that beautiful lake for a longer period of time? People still throw garbage into it and people still leave the effluents into the lake. You are not achieving the objective, right? So that's important to make sure that the end thing is actually kept in mind in terms of the sustainability aspect, not only from a nature, environment, but also from its operation point of view. Now when it comes to challenges again, quickly put again rule of 5, one of the most important things what we realize is that the selfish motives always drive projects, because that is something that we should completely avoid, because that becomes biggest challenge
in these days. People want to invest because it's a contractor gains are there or someone else has motives in that. The second important point is that most of the times the means is confused to an end. Like for example, you put a command control center or you put technology, people think by putting up a technology or putting a control center, we have achieved the objective. No, it is only a means to an end. We need to understand that putting up a command control center is only a means to achieve the outcomes. It needs to facilitate multi-stakeholder engagement. It needs to facilitate the achievement of outcomes in case of crisis management or in case of performance monitoring. That needs to come in place. That's one of the important things that need to be kept in mind. The other important thing that we also needs to be kept in mind is making sure the utility of the thing is not forgotten over a period of time. The capability needs to be created in the whole system to actually sustain the benefits of the whole infrastructure that is being created. So I think we need to make sure that these things are all understood and kept in mind before we put things in place. Thank you. Among public representatives, administration, and city residents to make a master plan. So, sir, what's your opinion on an ideal master plan, and how can we make urban infrastructure more people-centric, that is public-centric? गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं आज आपके सामने एक कन्वीनियंट की हैसियत से अपनी बात रखूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है स्पेशलाइजेशन के लोग बैठे हुए हैं। उससे बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको यह दर्शाया जाए कि स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात एक आंदोलन इंदौर में खड़ा हुआ है, जिसको इंदौर उत्थान अभियान ने खड़ा किया है कि स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात हम देश का मास्टर करेंगे, इंदौर का सबसे विकास चाहते हैं। इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स मेरे पास 90 पॉइंट्स हैं, जिसमें लिखा है कि वाइटल पॉइंट्स which are mandated to be taken into account before making Indore master plan is one of the best in the country. इन टेक्नोलॉजी के खेलते यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं। नॉट मेनी पीपल वुड नो कि अगर उन्हें उनके घर से, उनके ऑफिस से, उनके कॉलेज जाना है तो कौन सी बस कितने बजे कहाँ मिलेगी, उनके घर से नियरेस्ट बस स्टॉप कौन सा है। बट उन्हें ये पता होगा कि अगर मैं मेरी ओला ऐप खोलूँगा, उबर ऐप खोलूँगा तो मुझे 5 मिनट में बंदा मेरे डोर स्टेप पर मिलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ने राइड एग्रीगेटर्स के लिए किया है, ये टेक्नोलॉजी अभी बस के लिए नहीं कर पाई। दिस वी हैव टू डू, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले रही है। नाउ दिस हैज़ टू बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल, बिकॉज जो जनरली जो बस यूजर्स होते हैं they optimize for cost, they do not optimize for time, because they have scarcity of funds but not time. उसको हमको पलटना है, बसेस की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है जो पीएम ई बस सेवा योजना से बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड फंड्स फॉर ऑपरेटिंग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज, और उन सब की इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल ITMS प्लेटफॉर्म होगा। ITMS प्लेटफॉर्म इज बेसिकली इंटीग्रेटेड ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको इसके पीछे भी दिखेगा, जो इंदौर में अभी 3-4 साल से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसका कामयाब ये है कि हर आज इंदौर में एक है, और ऐसी 29 और सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे ऐसा सिस्टम है, बट ये सिस्टम आपस में बात नहीं करते। तो अगर आपको एक सिस्टम के बारे में, इंदौर के बस सिस्टम के बारे में पता करना है, अगर आप इंदौर शहर में हैं तो आप इस सिस्टम से कौन सी बस कब आने वाली वो पता करते हैं। बट अगर आप अहमदाबाद जाएंगे तो आपको एक कम्प्लीटली नई ऐप, कम्प्लीटली नया सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो पीएम ई बस योजना में जो 10,000 बसेस है उसका पूरा डेटा आपको एक ऐप पर मिलेगा। तो आप किसी भी सिटी में मूव करें तो आपको एक अलग ऐप नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको अलग ऐप नहीं लेनी पड़ेगी टिकटिंग के लिए, सारा टिकटिंग एक ही एप्लीकेशन पर होगा। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये हो गया यूजर साइड से। नाउ फ्रॉम द ऑपरेटर
ऑपरेटर साइड व्हाट विल हैपन इज, अभी अगर मैं इंदौर के पब्लिक सिस्टम को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंपेयर करना चाहूँ भोपाल से या दिल्ली से, अहमदाबाद से, आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझे कहीं भी उनका डेटा नहीं है, कभी भी उनका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट जो अब नेशनल ITMS प्लेटफॉर्म आ रहा है, उससे मैं जहाँ भी जितनी 169 सिटीज़ के अलावा भी जो उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, वी विल बी एबल टू सी इन रियल टाइम कि उनका बसेस का परफॉर्मेंस कैसा है, हाउ मेनी बसेस आर ऑन टाइम, कितने पैसेंजर्स वो कैरी कर रहे हैं। So that will help users and the policy makers to draw policy for public transport. So that is how I think technology will be beneficial in public transport and in general for public infrastructure. Definitely, sir. Technology has really proven beneficial to us. Atul Seth sir said, I want to ask that as we all know that it is now 7 years to our smart city scheme. I want to know that what has been the effect of it and how successful the scheme has proven to be. Moreover, can we look forward for a second phase of smart city scheme? हेलो, और जानिए कि आपने जैसा पूछा कि स्मार्ट सिटी का सेकेंड फेज की क्या संभावना है, तो जो पहला फेज आया था उसको करीब करीब 7 साल हो गए। मोदी जी ने 2015 में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट दिया था और 100 सिटी के लिए 7,000 करोड़ रुपये तो लगे थे और 8 साल के अंदर करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए हमारे 100 सिटी के अंदर खर्च हो गया। मगर जो कल्पना हम सब ने की थी कि स्मार्ट देश के राज में वास्तव में हम स्मार्ट हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया। उसका मूल कारण ये है कि स्मार्ट सिटी की जो गाइडलाइंस है 100 पेज की, उसके पहले पेज पे लिखा है प्रीएम्बल के अंदर कि हम स्मार्ट सिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी को डिफाइन करने के लिए लोग अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में अलग अलग परिभाषा करेंगे और उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी का निर्माण वो खुद करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि स्मार्ट सिटी को डिफाइन क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि इंटरनेशनल जो गाइडलाइन दे रखी है, जो 300 पन्ने की है, उसमें उन्होंने बहुत सिंपल परिभाषा दी है कि स्मार्ट सिटी इज अ सिटी विच इज लिवेबल, which is workable, and third and fourth most important, which is sustainable. ये 3 चीजें जहाँ पे होगी वो स्मार्ट सिटी कहलाएगी, जो शहर रहने लायक हो, काम करने लायक हो और उसका खर्च लंबे समय तक वहन करने लायक हो। तो हमने जो स्मार्ट सिटी को डिफाइन नहीं किया, उसकी वजह से ये हुआ कि पूरे इंडिया में हर लोग ने अलग अलग मॉडल बना लिए और वो मॉडल जो बना है वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं बन पाया। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में 5,000 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना बनी, मात्र 3% एरिया के लिए, 100% में 3% एरिया के लिए स्मार्ट सिटी की योजना बनी 5,000 करोड़ रुपए की। तो अगर मुझे 100% डेवलप करना है तो क्या मैं 2.5 लाख करोड़ में लाऊंगा? आज मेरा 5,000 करोड़ रुपये भी नहीं है, तो 2.5 लाख करोड़ में कहाँ से आने वाला हूँ। और उस स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन में हम लिखते हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ लाइट हाउस, दीप स्तंभ समुद्र में बनते हैं ना, जिसको देख के जहाँ पता लगता है कहाँ जाना है। तो वी वांट टू क्रिएट अ लाइट हाउस बाय सीइंग या उस पर प्रेरणा पा के बाकी शहर अपने आप को डेवलप करेगा। और फिर आगे लिखते हैं कि शहर को देख के बाकी शहर और गाँव अपने आप को डेवलप करेंगे। तो 7 साल के अंदर इंदौर का जो स्मार्ट सिटी है, छोटा सा एरिया है राजवाड़ा का आसपास का, हम सब देखते हैं कि इंदौर का स्मार्ट बन पाया क्या और स्मार्ट की परिभाषा क्या है। पहले मोबाइल था हमारे पास में, उसके बाद टेलीफोन थे, टेलीफोन और स्मार्ट फोन अंतर क्या है कि क्लिक के ऊपर हमारा फोन बुक है, क्लिक के ऊपर व्हाट्सएप को 2-3 हज़ार रुपये मिल होता है और वो 3,000 रुपये इंदौर के अंदर 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करता है। आपकी गाड़ी में जितनी बजट चलती है उसके बारे में इंदौर के अंदर किसी को मालूम नहीं है।
development and smartness, and which is actually a very important point that we have said. Because we are running short of time, I might not be able to take much audience interaction, but if anyone of you have some questions, then definitely ask. From the small township of Mirzapur, which is located between smart city of Varanasi and Prayagraj. Now you rightly said that induction of smartness from smart cities to nearby cities. But from my township, I can make out like the people are not much more advanced in technology. Even the condition is right now like people are not even aware of Google Maps. So how that things could be brought up in our cities? Because even the government sector which is working there, they are not aware of it. And they don't know how to work on it. But I believe that they don't have that ideology or that vision how to do it. So what could be done in that perspective? Thank you. Nothing to do with their overall decoration. Development, a developed city, a developed town, is no need to be a smart. Smartness is also your different. In my opinion, smartness town and smart city वो होता है जहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध है, जो फैसिलिटी उपलब्ध है, उसकी पूरी जानकारी जनता को हो, वो जनता को उसकी आवश्यकता हो, तो वो कम से कम समय में उसकी उपयोग कर पाए। वो जो एक गुण है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, सिस्टम है, दैट इज स्मार्ट। बड़ी अच्छी चिकनी रोड बनाने से एयरपोर्ट बनाने से स्मार्ट नहीं होती। सड़क पे चलने की सुविधा क्या क्या है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और उसकी जानकारी लोगों को हो जाती है। और जब जरूरत पड़े तो वो काम में आना चाहिए, वो स्मार्टनेस है। तो एक पिछड़ा हुआ गाँव भी, पिछड़ा हुआ टाउन भी स्मार्ट हो सकता है, ये मेरा Surat is fortunate to have the futuristic approach in terms of implementation of the infrastructure. The city is known as the capital city of Gujarat, and we have a very vibrant economy in terms of textile and diamond industry. As far as smart city is concerned, we have taken up various projects which are not only pertaining to the IT. We have taken up projects right from conservation of heritage to creation of state-of-the-art command and control center. Yeah. And I can see there are so many projects जो यहाँ पे portray हुए हैं. मुझे लगता है कि when it comes to a lot of work, there it comes a lot of responsibility. So how many people and how the city is working in that prospect? So I mean the smart city SP, the special purpose vehicle, has been working hand in hand with the municipal administration. And the projects, I mean, some of the iconic projects, as I could say, is the conservation of the heritage fort, which was under dilapidated condition. You can see the before and after photographs of. Okay. यहाँ पे these are the restoration of the heritage sites, right? Right. ये नीचे कौन सी है सर? ये कौन सी sites दिखाई गई हैं? So it's the fort. It's a single site. अच्छा ये single Okay, site so it है. was under the dilapidated condition. It was constructed way back in 1972 Tughlaq era, Oh. and it was subsequently occupied by various government offices. And there was structural modifications which were not in coherent with the heritage property of that particular building. So the entire structure has been conserved back to the original state, and now it is one of the very important, prominent place for citizens of Surat. It brings in the pride for the heritage. I mean, I can see कि क्या पहले क्या हालत हो गई थी, उसके बाद क्या Absolutely, changes आ गए. right, Is it open for public and now public is enjoying this? Yes, absolutely. It is open for public, and we are actually adding more things to it. We are bringing in light and sound show to make it more happening. Amazing. The second one is, I mean, which is unique for Surat Municipal Corporation, is the reuse of the treated wastewater.
सो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ड्रेनेज से पानी निकलता है उसको सेकेंडरी लेवल पे ट्रीटमेंट करके हम लोग छोड़ देते हैं नदी में या तो फिर सी में या आगे नाले पे चला जाता है। उससे नदी भी पॉल्यूट होती है। नहीं, वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट का नॉर्म है, उसके हिसाब से रिसाइकल करके उसको करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। सो व्हाट वी आर डूइंग एट सूरत इज वी आर डूइंग वन स्टेप अहेड। We are treating the secondary treated water to the third, it is called tertiary treatment plant. So it is unique for Surat that we are having 150 MID capacity, and this water we are supplying to the industry. And by supplying of this treated wastewater, we are generating revenue to the tune of 140 crore on a yearly basis. Oh my God! I mean, it is like कि कैसे waste से भी आप you can generate revenue, right? सो अगर मैं बरेली की बात करूं यूपी के कंटेक्स्ट में, तो बरेली में जरी जरदोजी का काम जो है एक नेटिव है बरेली के लिए। तो हम लोग ने उसी सोच के साथ बरेली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सो वी हैव डेवलप्ड द बरेली हार्ट, जो कि हम लोग ने आज डिस्प्ले भी करा है। उसमें जरी जरदोजी को प्रमोट करने के लिए, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकेजेस करने के लिए, वहाँ के आर्टिसंस के लिए वर्क स्टेशंस बनाने के लिए, so we have developed a small incubation center wherein the people can know and the new technology which is coming into the Zari Zardozi and what the market actually demands. तो हम लोग वो चीज़ उनको वर्कशॉप के माध्यम से सिखा सकते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट्स है वो ऑल मतलब बहुत ज़्यादा सेलेबल हो जाए, ग्लोबलाइज हो जाए, उनको मार्केट अच्छा मिल जाए। तो ये एक कंसेप्ट बहुत अच्छा निकल के आया कि हमने किस तरीके से जो कल्चरल पार्ट है बरेली का उसको हमने इंटीग्रेट करके और निखारा है बरेली स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 सेंट्रल स्मार्ट सिटीज है। इसके बाद जो हमारे सीएम सर है उनके निर्देश में हमने और जो बाकी नगर निगम बचे थे, 7 नगर निगम बचे थे, उनको भी हमने एकोमोडेट किया टू मेक देम स्मार्ट। तो अब हमारे पास टोटल 17 स्मार्ट सिटीज है जी, जिसमें कि सिटीज लाइक सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज अंडर सेंट्रल स्मार्ट सिटीज एंड सिटीज लाइक अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद अदर सिटीज अंडर द स्टेट स्मार्ट सिटीज। तो इन 17 स्मार्ट सिटीज को हम लोग अब स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज पर काम कर रहे थे। कुछ डेवलपमेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आप यहाँ देख सकते हैं मॉडल, कैन यू गो टू द मॉडल। तो जो आप मुझे मॉडल देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मॉडल है एट अलीगढ़। इसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, लाइक बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, कैरम, इस तरीके का स्पोर्ट्स फैसिलिटी झांसी जैसे अलीगढ़ जैसे शहर में पहली बार आया है। और इसमें ये जो स्विमिंग पूल है इसमें वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है। इसके अलावा प्रयागराज जो सिटी है हमारा, इसमें हमने एक मैन्यूस्क्रिप्ट का एक काम किया है, जिसमें हमने 3 लाख
प्लस प्राचीन किताबों को, मैन्युस्क्रिप्ट को हमने कंजर्व किया है। जी जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक पांडुलिपि है जो 2000 पुरानी है। हमारे पास जो किताबें, जो रेयर बुक्स है, वो इस हालत में आती है कि उसको पन्नों का अगर आप छुएंगे तो वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। उसको हमने प्रिजर्व किया है। उसको पहले केमिकल प्रोसेस होता है, फिर लैमिनेशन किया है, फिर बुक के फॉर्म में बना करके वहाँ के लाइब्रेरीज में रखा गया है। जी बुक बनने के बाद उसको डिजिटलाइजेशन भी किया गया है जी थ्रू दी स्कैनिंग मशीन जो आप देख पा रहे हैं। जी और अगेन वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है वो सारे बुक्स अब। जी इसके अलावा अलीगढ़ में हमने एक रीडेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ अचल ताल किया है, जिसका इनॉग्रेशन सीएम सर ने खुद किया था। ये अगेन जो वाटर बॉडी है, वहाँ का एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी है, उसके चारों तरफ जो हमारा पब्लिक रेल्म है, जी हमने उसको इम्प्रूव किया है, पब्लिक रेल्म को हमने डेवलप किया है जी अलग अलग तरीके से। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ एटीएम भी है, जो हमने अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर प्रपोज किया है। इसमें खासियत ये है कि जो आम जनता पहले हॉस्पिटल जा करके बहुत पैसे खर्च करती थी, अब वही सारा फैसिलिटी, जो पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह है, वो सारा ऑलमोस्ट सारा पैथोलॉजी टेस्ट उनको गवर्नमेंट रेट पे, उनके नेबरहुड लेवल पे मिल जा रहा है। नेबरहुड लेवल पे आपके पास हेल्थ एटीएम है, आप वहाँ जाइए, जो गवर्नमेंट का जो रेट से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो रेट है, उस रेट पे आप अपना सारा टेस्ट करा सकते हैं, सारा ब्लड टेस्ट, सब कुछ। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, उनके सारा टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, थ्रू वीडियो कॉल, जो उसी हेल्थ एटीएम में पॉसिबल है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है यार, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव चल रहा है यहाँ पर हमारे इंदौर में, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अभी हम लोग खड़े हैं, और कितनी सारी सिटीज़ अपने अपने इनोवेशंस, अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पर एग्जिबिट कर रही हैं। मुझे देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे मैंने देखा अंदर अहमदाबाद में वो लोग AI से ट्रैफिक को वॉच कर रहे हैं प्रॉपर। तो आप अपने AI के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन से एरिया में कहाँ ट्रक्स चल रहे हैं, कहाँ पर बाइक्स हैं, या फिर कहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ताकि आप उस रूट को ले पाओ या नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड इनोवेशन। स्मार्ट एनर्जी को लेके बात चल रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके बात चल रही है, एंड अपने अपने नए नए तरीके सब लोग दिखा रहे हैं कि कैसे हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं।